सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में करते हैं। आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा एक शानदार इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ में, ताकि आप लोग कुछ ऐसी कंडीशन जो सोसाइटी में आज के डेट में देखने को मिल रही हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें और आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे लेवल पर डेवलप हो, तो आप लोग आसपास हो रही जो घटनाएं दुर्घटनाएं हैं उनको आप लोग समझ पाएंगे। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर, यानी कि सोसाइटी में जो असमानता है उसके ऊपर अभी एक शानदार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये काफी माइन्यूट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देकर जाएगी कि कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है आज के डेट में हमारे समाज के अंदर में। ये जो इसके रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं आंसर राइटिंग के अंदर तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है कि लिप सर्विस इज नॉट एनफ टू टैकल इनइक्वालिटी, यानी कि जो सोसाइटी के अंदर असमानता है, आप लोग का जो दिखावटी प्रेम है वो यहां पर इसको खत्म नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यहां पर ये बोली गई है कि आप लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन करनी है जो अभी रिसेंटली यहां पर इनइक्वालिटी वायरस जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत की गई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को ये स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसी स्टेटमेंट डायरेक्ट आप लोगों से कई बार क्या होता है ऐसे के अंदर पूछ ली जाती है कि लिप सर्विस इज नॉट एनफ टू टैकल इनइक्वालिटी, डायरेक्ट आप लोगों के लिए निबंध बन जाएगा। तो अब की बार का जो सैटरडे का आप लोगों का निबंध होगा ये निबंध होगा, इसलिए पहले से अपने पॉइंट भी आप लोग तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे इस तरीके कई बार निबंध आप लोगों से पूछे जा रहे हैं अगर आप लोगों ने प्रॉपर वे में क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा होगा। तो आइए आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो यहां पर यह बोला गया कि जैसे कि कोविड-19 ने हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें जब लॉकडाउन हुआ ये मार्च के महीने में काफी लार्ज स्केल पर लोगों के ऊपर इंपैक्ट डाला। तो कहीं ना कहीं इससे अब हम लोग रिकवर कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, दिल को तसल्ली मिल रही है, ये बोला गया है। अगर बात करें आज के डेट में, ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ा है और ऐसा नहीं है कि कंट्री के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ा है, कंट्री के अंदर भी आप लोगों को अलग अलग सोसाइटी का जो सेक्शन है उसके ऊपर अलग अलग इंपैक्ट आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि अगर पहले मैं कंट्री के बारे में आप लोगों से बात करूं तो हो सकता है कि यूएसए के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा हो और इंडिया के ऊपर उससे कम इंपैक्ट पड़ा हो, या फिर हो सकता है कि इंडिया के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा हो, चाइना के ऊपर कम इंपैक्ट पड़ा हो। तो ये ऐसा है कि असमान आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि ये बीमारी होते हुए भी अपने आप को बचाकर ले गई, इवन पैदा करने वाली इस वायरस को जो कंट्री है वो भी अपनी जान बचाकर निकल गई, जैसे कि चाइना। पर लेकिन जैसे यूएसए इंडिया है वो इसकी चपेट में आ गया और काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट देखने को मिला। यूरोप के अंदर कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो इसकी चपेट में आ गई बुरी तरह, और कई सारी ऐसी कंट्री हैं जो आसानी से अपने आप को निकाल कर लेकर चली गई। तो ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग इंपैक्ट डाल रहा है, यानी कि सबको एक नजर से नहीं देख रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं एक तरीके से, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हर एक कंट्री पर जो इसका इंपैक्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट आप लोगों को नजर आएगा। तो इस तरीके से हालांकि जो वायरस है उसने भेदभाव नहीं किया कि ये यूएसए ये चाइना वो सबको एक तरीके से लेकर चल रहा था, पर लेकिन जो उसका आउटपुट आया वो बड़ा डिफरेंट नजर आया। ये तो बात करी मैंने कंट्री के बारे में। अगर आप लोगों से बात करूं किसी कंट्री के अंदर, अगर अपनी कंट्री के अंदर आप लोग देखेगा तो जो इंपैक्ट देखने को आप लोगों को मिलेगा, किसी राज्य के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट है और किसी राज्य के ऊपर कम इंपैक्ट है। यानी कि जो इंपैक्ट महाराष्ट्र के ऊपर है वो जरूरी नहीं है सेम इंपैक्ट आप लोगों को राजस्थान के ऊपर देखने को मिलेगा, या फिर जो इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर है जरूरी नहीं है वही इंपैक्ट आप लोगों को उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। तो राज्य के अंदर भी डिफरेंट तरीके से इस वायरस के द्वारा चीजों को अपने कंट्रोल में लिया गया है। तो यहां से यह समझ में आ रहा है कि भाई साहब देश को अलग तरीके से और देश के अंदर जो राज्य है उनको अलग तरीके से इसके द्वारा इंपैक्ट डाला गया है। तो इसकी वजह से जो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ जो एक सच्चाई निकल कर आई है यहां पर वो ये है कि इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ी है, अगर आप लोग कंट्री के अंदर भी बात करिए या फिर देश के अंदर बात करिए। पर लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह बोली गई है, अगर आप लोग इस रिपोर्ट के हिसाब से माने ऑक्सफैम जिसके द्वारा यहां पर यह बोला गया कि अगर 1000 जो रिचेस्ट पीपल हैं आज के डेट में वर्ल्ड में, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो 1000 जो सबसे अमीर लोग हैं वो 9 मंथ के अंदर अंदर जो उनको नुकसान हुआ था वो उससे रिकवर कर चुके हैं। यानी कि टॉप 1000 लोग जिसको कोविड-19 की वजह से नुकसान पहुंचा था वो इससे रिकवर कर चुके हैं। भाई साहब उनकी जो भी दुनियादारी खराब हुई थी वो सारी अब तक सुधर चुकी है। पर लेकिन वर्ल्ड में जो पुअरेस्ट जो लोग हैं उनको इससे निकलने में 10 को लग जाएंगे, यानी कि लगभग 10 साल वहां से उनको निकलने में लग जाएंगे। यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं जो अमीर आदमी है वो 9 महीने के अंदर अंदर सारा अपना नुकसान इससे रिकवर कर चुका है, और जो बची हुई दुनिया है जो गरीब कैटेगरी में आते हैं उनको लगभग 10 साल लग जाएंगे इससे रिकवर करने में। तो यहां से पता चलता है कि कंडीशन क्या है। समझने के लिए आप लोगों में बताता हूं, समझिए कि एक परिवार के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कमाने वाला है और कोविड-19 की वजह से उसकी जान चली गई। अब पूरा परिवार में कौन बच गया? बूढ़े मां बाप बच गए, एक औरत है उसके बच्चे हैं,
अब ये समझिए आने वाले 8-7 साल में वो बच्चे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे चलकर कुछ काम करेंगे, तब तक जो वुमेन है अपने हिसाब से घर को चलाएगी जैसे तैसे। अब कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन ये बन गई कि आने वाले 8 से 10 साल में इस घर में जो एक तरीके से दुर्गति रहने वाली है इन लोगों की। पर लेकिन जो अमीर आदमी है वो ऑलरेडी करोड़पति आदमी है, अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख या 50 लाख उसके कहीं चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, वो फिर से दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा था कोई दवाई बनाने की, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन हाल तो दवाई बनाने वाले सारे जो भी यहां पर इंस्टीट्यूशन है उनको फायदे हुए। मान लीजिए कोई काम कर रहा था किसी पर्टिकुलर एरिया में, कोई ऐसी इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई ड्रोन बनाने की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आज की डेट में उसको लगा कि यार ये चीजें ढंग से नहीं चल पा रही है, उसके पास इतना पैसा था उसने मास्क बनाने की एक फैक्ट्री लगा दी, रातों ही रातों में करोड़पति बन गया, क्योंकि हर एक इंसान मास्क और सैनिटाइजर यूज कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जिसके पास में पैसा है वो पैसे से पैसा कमाकर निकल गया, पर लेकिन बाकी का जो सेक्शन है सोसाइटी का वो काफी लार्ज स्केल पर एक दबा कुचला सेक्शन रह गया। तो कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है वो इतने लार्ज स्केल पर बढ़ गई कि जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो गए और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो गए। और खासकर अगर आप लोग देखिए जो अमीर लोग हैं सोसाइटी के वो कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा उठाते हैं अगर सोसाइटी में कोई दिक्कत देखने को मिलती है। जब भी किसी कंट्री की आपस में लड़ाई होगी तो यूएसए, रसिया, फ्रांस ये कंट्री है जो वेपन बेचने वहां पर आ जाएंगे, यानी कि हमारे हथियार खरीद लो। तो आप लोग समझ रहे हैं एक तरीके से दूसरा अगर कोई बर्बाद हो रहा है तो किसी तीसरे का फायदा हो रहा है, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज की डेट में जो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पेंडेमिक की वजह से स्टक हो गया है, तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी जो है, असमानता जो है वो और लार्ज स्केल पर बढ़ गई है। इनइक्वालिटी अगर इंडिया में बोले आप लोग यहां पर तो आप लोग को देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है जैसे कि कॉलोनलाइज, यानी कि एक तरीके से जैसे हमारी कंट्री में जब अंग्रेज रूल कर रहे थे उस टाइम पर जो कंडीशन देखने को मिल रही थी, तो इसी तरीके की कंडीशन आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर जो 100 बिलियनर हैं अगर उनके बारे में बात करें, जो उनके द्वारा रिसेंटली अभी मार्च से लेकर अब तक का जो वेल्थ उनके द्वारा इकट्ठी की गई है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो 100 टॉप अमीर आदमी हैं, अगर उनको हम लोग मार्च से लेके दिसंबर तक के महीने का अगर हम लोग बोले जो उनकी कमाई हुई है, तो उनकी कमाई इतनी हुई है कि हमारी कंट्री में अगर 138 मिलियन जो पोरेस्ट यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको पैसा बांटने वो बैठ जाएं तो हर एक इंसान को वो लगभग 1 लाख रुपए दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि 138 मिलियन लोगों को अगर वो पैसा देने बैठ जाएं तो हर एक इंसान को लगभग 94,000 के करीब ये पैसे दे सकते हैं। इतना पैसा इन अमीर लोगों के द्वारा यहां पर कमाया गया है। तो आंखें खोलने वाला डेटा है, आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि अमीर जो है वो इतने ज्यादा अमीर हो गए इन सब चीजों का फायदा उठा के, जिसकी वजह से जो गरीब है उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है। पैसा देखिए इतना ही है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा, आज के दिन में इस हाथ में है कल को उस हाथ में जाएगा। अगर कोई गरीब है डॉक्टर के वहां जा रहा है तो डॉक्टर है, पता चला साइड में एक बिजनेसमैन बैठा है उसके साथ में, तो पैसा कमाया जा रहा है, जो 5,000 का इलाज था वो 50,000 वहां पर ले रहा है उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर, डरा धमकाकर। तो ये कंडीशन काफी लार्ज स्केल पर कई सारी रिपोर्ट के द्वारा देखने को मिली। अनस्किल्ड जो वर्कर थे उनकी तो कंडीशन ऐसी हो गई कि आने वाले, देखिए यहां पर काफी इंटरेस्टिंग ये टर्म यूज की गई है, थोड़ा समझिएगा। जो अनस्किल्ड वर्कर है वो 3 साल में इतना कमाएगा जितना जो रिचेस्ट पर्सन है वो 1 सेकंड में कमा रहा है। यानी कि जो अमीर पर्सन है उसके द्वारा लास्ट ईयर 1 सेकंड में जितना कमाया गया, जो गरीब दबका है सोसाइटी में, जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको इतना कमाने में 3 साल लग जाएंगे। तो यहां से आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं कि किस लेवल पर जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ गई है। वर्स एक तरीके से वर्स फॉर्म में इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है। जो इनकम और जो अपॉर्चुनिटी है वो एक अलग ही डायरेक्शन में आप लोगों को नजर आ रही है। सोसाइटी के अंदर काफी लार्ज स्केल पर डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार, खासकर जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, कई बार जेंडर को लेकर कि ये मेल है फीमेल है, कास्ट को लेकर ये कौन सी कास्ट का पर्सन है, या कई सारे अदर फैक्टर यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में और ज्यादा नेगेटिव चीजों को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है जो पुअर पीपल हैं उनको सबसे लार्ज स्केल पर इफेक्ट किया गया कोविड-19 के द्वारा, इवन बीमारी के द्वारा भी। जो अमीर है वो तो अपना इलाज लेकर निकल गए, बहुत कम लोग आप लोग ऐसे नजर आएंगे जो एक सही सेक्शन था सोसाइटी का और वो यहां पर इसकी बीमारी की वजह से मरा हो। मैक्सिमम गरीब सेक्शन के ऊपर इसकी मार पड़ी। आज की डेट में अगर आप लोग देखिएगा जो फोकस है ग्रोथ के ऊपर वो सही है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो चीजों को यहां से निकाल सकती है। जो पॉलिटिशियन और जो पॉलिसी मेकर है उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है यहां पर कि हाँ भाई साहब इनइक्वालिटी तो बढ़ गई है, पर लेकिन जो ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर सही डायरेक्शन में निकल कर आता है तो ये रिड्यूस करेगा जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, यानी कि जो गरीबी है, खासकर जो आज के दिन में ऐसे लेवल पर पहुंच गए ना तो घर में खाना है, ना कोई जॉब है और ना ही कोई एक प्रॉपर वे में सिस्टम कोई चल रहा है घर में, आगे कैसे काम चलेगा। तो वहां पर सिचुएशन हो सकता है कि थोड़ी सी नॉर्मल हो सके अगर इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी अच्छी बनकर चलती है। एक काफी इंटरेस्टिंग बात यहां पर बोली गई है, यहां पर एक क्रिटिसिज्म भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है? पैसे से पैसे कमाने वाला इंसान, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा, यहां पर काफी इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, समझने की कोशिश कीजिए।
अगर आज की डेट में आप लोग एक प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन को देते हैं, प्राइवेट पर्सन का अगर उसमें प्रॉफिट नहीं निकल रहा है तो वो उसको छोड़कर चला जाएगा, चाहे वो सोसाइटी के ऊपर कैसा भी इंपैक्ट क्यों ना ले, क्योंकि वो प्रॉफिट बनाने के लिए वहां पर आया। अब वो प्रॉफिट एजुकेशन में भी हो सकता है, वो प्रॉफिट हेल्थ में भी हो सकता है, वो प्रॉफिट एक इतनी इसेंशियल सर्विसेज में भी हो सकता है। जहां पर बात करें अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को अगर एजुकेशन देनी है, किसी पर्टिकुलर वुमेन को अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई केस है, तो वहां पर भी आप लोगों ने मूवी देखी होगी गब्बर इज बैक। तो पैसे कमाने वाला बस पैसे कमाने के ऊपर ध्यान रहता है, वो सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाता है। इवन मरे हुए इंसान से भी पैसा कमाने की कोशिश की जाती है। इस हद तक इंसान जो है पैसे के पीछे आज के डेट में गिर चुका है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। अगर बात करें यहां पर लिटरेचर के फील्ड में, तो यहां पर जो कैपिटलिज्म है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसीज के अंदर काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे अगर यूएसए में बात करिए, आज के डेट में बड़े बड़े जो अमीर आदमी है वहां पर आप लोगों को नजर आएंगे। बिल गेट्स हो गया, मार्क जुकरबर्ग हो गया, इलोन मस्क हो गया, ये सारे वो लोग हैं जो लार्ज स्केल पर इतने बड़े बड़े हो चुके हैं आज के डेट में कि कई सारी कंट्री भी उनके आगे छोटी बढ़ जाती है, बोनी पड़ जाती है। इतना पैसा ये लोग आज के डेट में कमा चुके हैं। तो नई जो वेल्थ आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो नॉर्मली एक साइड में तो जो कैपिटल है और एक साइड में लेबर है, एक साइड में तो अमीर आदमी है और एक साइड में उनके नीचे करने वाले काम लोग हैं। तो ये जो लोग हैं इनके नीचे जो काम कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी को दयनीय कंडीशन में जी रहे हैं, और जो अमीर होते जा रहे हैं वो और ज्यादा इनसे फायदा उठाकर, यानी कि अगर आप लोग कांस्टेंट तरीके से चीजें देखिए, एप्पल फोन बनाने वाली अगर कंपनी को भी आप लोग देखेंगे ना, तो एप्पल फोन की जो प्राइस है और जो उसके वर्कर को जो पैसा मिलता है उसमें आप लोग डिफरेंस देखकर हैरान रह जाएंगे कि बहुत कम, इवन 1 या 2% कॉस्ट आप लोग को देखने को मिलेगी जो यहां पर मेहनत करते हैं नीचे इस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। और फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है पूरी कंपनी को, जो कि ट्रिलियन की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। इस तरीके की कंडीशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि घुमा फिराकर आज के डेट में जो पूरे सेक्शन के पास में जो चीजें होनी चाहिए थी वो किसी पर्टिकुलर इंसान के हाथ में आती जा रही है। तो कैपिटलिस्ट जो एजेंडा है वो बढ़ता जा रहा है। सोशल और जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं डेमोक्रेसी सोसाइटी के अंदर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, खासकर क्योंकि वहां पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर जो कैपिटलिस्ट और जो डेमोक्रेसी का जो कॉम्बिनेशन है ये वर्कर के लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन होता हुआ जा रहा है। इवन इन्वायरमेंट को बर्बाद कर डेवलपमेंट के फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पता है जब अमीर आदमी हो गया उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो जैसे तैसे अपना जुगाड़ कर लेगा। पर लेकिन जो मरेगा कौन? वो मरेगा एक गरीब तबका सोसाइटी का। वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें, जो वर्ल्ड के लीडर जहां इकट्ठे होते हैं, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप लोग बोलते हैं, ये दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर जब देखने को मिली, इसने बोला था ग्रेट रीसेट। ग्रेट रीसेट यहां पर बोला गया, यानी कहने का मतलब यह कि कमिटमेंट अब यहां पर करना पड़ेगा ज्वाइंटली और अर्जेंटली, ताकि फाउंडेशन ऐसा रखा जा सके ताकि हमारी इकोनॉमी और जो सोसाइटी है उसको हम लोग फेयर तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से और रेजिलिएंट फ्यूचर के तरीके से आगे लेकर आ सके। इसका इनडायरेक्ट वे में बोलने का मतलब यह था कि भाई साहब अपने अपने बारे में नहीं सोचना है, पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना है। अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है उसको कम करने की बात आप लोगों को सोचनी है। तो ये बातें यहां पर इस पर्टिकुलर जो ये मीटिंग हुई इसके अंदर भी बोला गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि इसकी थीम क्या थी अब की बार, तो थीम थी द ग्रेट रीसेट। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें यहां पर अगर कैपिटल के बारे में, जो कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट पर निकल कर आते हैं, यानी कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं यहां पर कोई कंपनी के अंदर में, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कैसे की जाएगी? क्वालिटी तो उसकी कम नहीं करेंगे, एप्पल फोन अपनी क्वालिटी कभी कम नहीं करेगा, वो कहां से कम करेगा? वो लेबर कॉस्ट कम करेगा, यानी कि जो लेबर को जो पैसा मिल रहा है उसको कम करेगा, जिसकी वजह से सिचुएशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो कॉस्ट ऑफ द लेबर जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगी कि कंटिन्यू उसको कम करने की कोशिश की जाती है। और कई सारे राज्य ने जो अभी रूल और रेगुलेशन पास किए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, उन्होंने फोकस ये किया है कि जो लेबर के ऊपर ध्यान न देकर इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया जाए। इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो लेबर लॉ जो थे वो सबने चेंज कर दिए। अब यहां पर कुछ भी राज्य जो है अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, तो यहां पर लेबर की सुनवाई करने वाले कम हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन आप लोगों को इंडिया के अंदर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिली, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो एक ह्यूज लार्ज स्केल पर यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है ये कहीं ना कहीं हम लोग को सोचने के लिए मजबूर कर रही है आज की डेट में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? एक तरीके से ना तो जॉब मिल रही है, भूखमरी बढ़ रही है, यहाँ पर माइग्रेशन जो डिस्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में कुछ ऐसी कंडीशन है जिसको आप लोग बता भी नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इनइक्वालिटी वायरस जो रिपोर्ट है यहाँ पर, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, जिसके द्वारा पेंडेमिक की वजह से आज इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी लार्ज स्केल पर बढ़ चुकी है। अगर बात करें इसके बारे में, तो ये एक इंडिपेंडेंट ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म की गई थी 1995 में। अगर बात करें तो ये नैरोबी केनिया के अंदर इसका जो सेक्रेटरीट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर ऑक्सफैम जो कम्युनिटी फॉर फेमिन रिलीफ है उससे इसका नाम निकाल के लाया गया ऑक्सफैम। ठीक है, यानी कि आप लोग देखते हैं ऑक्सफोर्ड हो गया और फेमिन हो गया, तो यहां से इसका नाम निकाला गया था 1942 में।
जब यहां पर चीजें हुई तो बेसिक फंडा ये था कि किस तरीके से फूड सप्लाई वगैरह जो प्रोवाइड कराया जाए, खासकर बच्चों के लिए, जो खासकर कई बार क्या होता है वर्ल्ड वॉर में भी कई सारी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना बात के मारे जाते हैं, तो उसको कैसे आप लोगों को लेकर चलना है, कैसे ग्रेटर इंपैक्ट जो पुअर्टी का है, गरीबी का है या इंजस्टिस का है, उसको कम करना है। तो ये पर्पज था इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसके द्वारा ये रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत की गई। तो ये पूरी रिपोर्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर आंसर राइटिंग करने के लिए भी आप लोगों के लिए आए, तो आई होप कि आप लोग अब यहां पर इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि पूरा मैंने आप लोगों के सामने डिटेल में एनालिसिस किया, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन था, अब इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और कोई भी डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को सुनने में मजा आएगा क्योंकि मुझे पढ़ने में मजा आया। अब मुझे पढ़ने में मजा आया तो मैं पढ़ाने में मजा लूंगा। तो इस आर्टिकल के बारे में भी जानते हैं। बात की जा रही है सेल्फ रिलायंस के बारे में, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या जरूरी है, तो साइंस के फील्ड के बारे में बात की जा रही है। तो राइटर ने जो स्टार्ट किया है आर्टिकल, वो स्टार्ट किया है काफी शानदार तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से। इनके द्वारा बोला गया कि 4 मार्च 1958 में हमारी कंट्री में जब पहली जो साइंस हमारी कंट्री में एक तरीके से पॉलिसी लाई गई, तो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा जब हमारी कंट्री जो हिस्ट्री अगर उठा के देखेंगे आजाद इंडिया में, तो पार्लियामेंट में पास किया गया रिजोल्यूशन साइंस पॉलिसी के लिए। उसका रिजोल्यूशन क्या था, हिंदी में पढ़ के बताता हूं, ज्यादा अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। विज्ञान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बात की जा रही है कि नया उपकरण प्रदान करेगा जो विज्ञान है, मनुष्य की जो मानसिक जो क्षितिज को बढ़ाएगा, एक तरीके से सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएगा, और इसी के साथ में यह बात की जा रही है कि जीवन के जो मूल मूल्य है उनको भी प्रभावित करेगा, और जो हमारी सभ्यता है उसको एक नई जीवन शक्ति देगा और नई गतिशीलता देगा। तो ये बातें बोली गई थी इस साइंस जो पॉलिसी के रिजोल्यूशन में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पूरी सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा, सोचने समझने की उसकी क्षमता बढ़ाएगा, और ये सोसाइटी को एक गति प्रदान करेगा ताकि हम लोग सही डायरेक्शन में और सही डायमेंशन में आगे बढ़ सके। ये इसका रिजोल्यूशन था। और जो इस रिजोल्यूशन का जो एम था उसमें क्या बोला गया कि ये एक तरीके से एनकरेज करेगा इंडिविजुअल इनिशिएटिव को। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है उसको एनकरेज करेगा, इसी के साथ में एक तरीके से एक्वाइजेशन और इसी के साथ में डिसेमिनेशन यानी कि प्रसार करेगा उसकी नॉलेज का, और इसी के साथ में नई नॉलेज आप लोगों को जो देखने को मिलेगी, एक ऐसा माहौल तैयार करेगा हमारी कंट्री में कि जो एकेडमिक फ्रीडम भी सामने निकल कर आएगी। यानी कि स्कूल में जहां पर भी आप लोग पढ़ते हैं जो भी चीजें, सोचने समझने की क्षमता आप लोग की बढ़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये बातें बोली गई पॉलिसी के बारे में। तो यहां पर तो ये बातें बोली गई। अब यहां से जो आर्टिकल है आगे चलने वाला है उसमें राइटर मजा लेंगे, और ये जिस तरीके से मजा ले लेकर बात कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इनके व्यंग क्या थे यहां पर। ये तो इनके द्वारा बोला गया कि जब से आजादी से बाद में कई सारी पॉलिसीज हमारी कंट्री में लाई गई, सबने अपने अपने तरीके से प्रेजेंट किए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या गोल है। तो उन्हीं पॉलिसी में अब एक नई पॉलिसी निकल कर आई है, यह है 5वीं साइंस पॉलिसी। याद रखिएगा ये 5th साइंस, ये हमारी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसको STI आप लोग बोल सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बात बोली गई कि 62 पेज की जो ये पॉलिसी है ये ऑब्जेक्टिव और गोल बताने की कोशिश करती है कि हमारी कंट्री में साइंस पॉलिसी कैसे रहने वाली है। पर लेकिन इसके अंदर जो शब्द जाल है एक नॉर्मल इंसान उसको नहीं समझ पाएगा। जिस तरीके से इसमें चीजें लिखी गई हैं बिल्कुल ऐसे लिखी गई हैं जैसे अगर आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को गेहूं तलाशना है भूसे के खेत में से या फिर भूसे में से, या फिर बोला जाए कि भूसे के ढेर में से एक सुई आप लोगों को तलाशनी है, तो ऐसा रहेगा एक नॉर्मल इंसान के लिए, जिनको बोला गया कि फीडबैक प्रोवाइड करो। फीडबैक क्या होता है, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में बोलता हूं ना कि लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो। डिसलाइक हो गया कमेंट बॉक्स में बताओ, तो फीडबैक होता है। तो फीडबैक आप लोग कब दोगे, तभी दोगे ना अगर लेक्चर समझ में नहीं आया। पता चला आप लोग हिंदी समझते हैं या फिर इंग्लिश समझते हैं और मैं जापानीज लैंग्वेज में आप लोगों को लेक्चर समझा रहा हूं, तो क्या आप लोग उसको फीडबैक दे पाएंगे। तो यही यहां पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि भाई साहब इसने टाइट शब्द यूज किए गए कि नॉर्मल जनता से जिनसे फीडबैक मांगा जा रहा है वो उसको समझ भी नहीं पाएगी। फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। राइटर ये बोल रहे हैं कि राइटर बोल रहे हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बोला है कि नई पॉलिसी जो है वो बोलती है कि सेल्फ रिलायंस रहो आप लोग, यानी कि एक तरीके से यहां पर आप लोगों को सेल्फ रिलायंट रहना है, यानी कि टॉप 3 जो साइंटिफिक पावर है उनमें हम लोग को लेकर आना है अपने आप को। यानी कि ये बोला गया कि टॉप 3 साइंटिफिक पावर में हम भी शुमार होंगे आने वाले टाइम में। पर लेकिन राइटर मजा लेकर ये बोलते हैं टॉप 3 में जो टॉप 2 है उनका नाम नहीं लिया, पर हम लोग समझ सकते हैं वो 2 कंट्री कौन सी है, एक है यूएसए और दूसरी है चाइना। यानी कि यूएसए और चाइना के बराबर में हम लोग अपने आप को लाकर खड़ा करना चाहते हैं। यानी कि टॉप 3 में ये तो लिख दिया टॉप 3 में हम भी रहेंगे, पर लेकिन टॉप 2 है उसका नाम नहीं बताया। तो इंसान अपनी कॉमन सेंस यूज करके खुद लगा ले पता कि भैया वो बाकी की 2 कंट्री कौन सी हैं। आगे अगर बात करें
पीपल सेंट्रिक अप्रोच लेकर चलने की बात की जा रही है, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि लोगों के फोकस देते हुए यहां पर ऐसा तैयार करेंगे कि हमारी कंट्री में जो बेस्ट माइंड है उनको हम लोग अपनी कंट्री में रखें, अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करें, हम लोग अपनी कंट्री में फोकस देकर चले। आप लोगों ने देखा होगा जो आज की डेट में अच्छे लेवल के लोग होते हैं उनको लगता है कि अपनी कंट्री में इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो यूएसए अलग अलग कंट्री में आप लोगों को, जैसे जर्मनी हो गया या यूएसए हो गया, यूके हो गया, वहां पर वो निकल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो एक तरीके से जो माइंड सेट है, उनकी जो कैपेबिलिटी है वहां पर ढंग से उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा और उनको उसके बेस पर वहां पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो मेहनत उनके द्वारा की गई है। अगर बात करें ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी कि अगर बात करें यहां पर इसके ऊपर खर्चे के बारे में, तो बोला गया कि यहां पर डबल किया जाएगा एवरी 5 ईयर में, और फोकस किसके ऊपर है, वो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, ये बोला गया है जो प्राइवेट इसके ऊपर खर्चा करेगा हमारी कंट्री में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी लेकर आई जा रही है उसको डबल किया जाएगा हर 5 साल में। तो ये बात यहां पर बोली गई है इस पॉलिसी के अंदर में। तो यहां पर ये जो पॉलिसी है बोला गया कि इसका एम बिल्कुल ऐसा ही है जो 2013 में पॉलिसी लाई गई थी, उसका एम रखा गया था। तो सबसे अच्छी बात यहां पर यह कि भाई साहब ने डिस्कस ही नहीं किया कि जो पहले आप लोग इसको अचीव करने में फेल हो गए, तो अब क्या आप लोगों के हाथ में अलादीन का चिराग आ गया, आप लोग इसको अचीव कर लोगे। पहले आप लोग फेल हो चुके हैं, जब तो आप लोगों ने इसको अचीव नहीं किया, तो अब आप लोग इसको कैसे अचीव करोगे, ये तो बता दो एक बार। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि ऑलरेडी आप लोग इसमें फेल हो चुके हैं और आप लोगों ने ये नहीं बताया फेल क्यों हो गए, बस फिर से उसको रिपीट कर दिया कि भैया यही अचीव करेंगे। पहले ये कमियां तो बताइए कि कमियां क्या रही, अचीव क्यों नहीं कर पाए, वो तो आप लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया। चलो कोई नहीं, हम इतने समझदार हैं, अपने आप समझ लेंगे, राइटर ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या बात बोली गई है, नेक्स्ट यहां पर ये बोला कि रिसर्च अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोग बात करें तो 0.5% से लेकर 0.6% आप लोग को देखने को मिलेगा हमारी जीडीपी का आज की डेट में। और कई बार हम लोग टारगेट रख चुके हैं, ये बिल्कुल ऐसे मैं बोलता हूं ना, सुबह 4 बजे उठ जाओ, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर सुबह 4 बजे उठेंगे, पर लेकिन फिर उठ नहीं पाते हैं। तो वैसा ही माहौल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है कि बार बार ये बोलते हैं कि हम लोग 2% जीडीपी का खर्च करेंगे, पर लेकिन बार बार वो गोल ऐसा ही रह जाता है, यानी कि बातें जो है सपने में रह जाती हैं। सुबह को मजा इतना आता है सोने में कि उठ नहीं पाते हैं। तो जीडीपी का हम लोग खर्च करने का जो नेशनल गोल है वो बार बार यहां पर ऐसा देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या इसको अचीव कर पाएंगे। पास्ट में भी कई सारी जो साइंटिफिक बॉडी है और कई सारे जो पॉलिसी मेकर है उन्होंने बोला है कि भाई साहब कुछ करो इसके ऊपर, यार ये बढ़ नहीं पा रहा है, इसको धक्का दो, कुछ तो आगे निकाल कर लेकर आओ। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी गई है। तो ड्राफ्ट पॉलिसी जो 2020 की है उसने यहां पर बोला है कि भाई साहब दिक्कत यह है कि पैसा इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि प्राइवेट वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं यहां पर निकल कर आ रहा है। तो अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं निकल कर आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। अब यहां पर जो राइटर है बड़ा मजा लेगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में। पहले आप लोग इसको सुनिए, यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एजेंसी आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है या तो राज्य के ऊपर डाल दे, या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के ऊपर डाल दे, या फिर फॉरेन जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके ऊपर डाल दे, यानी कि हमको काम ना करना पड़े, अपना पल्ला झाड़ लो। ऐसी कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉलिसी के अंदर। यानी कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल रही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। भैया प्राइवेट सेक्टर क्या तुम्हारे दामाद बैठे हैं कि आप लोगों के लिए यहां पर काम करेंगे बैठकर? दामाद तो वैसे भी काम नहीं करता है कंट्री के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा, वो तो वैसे भी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो बोली गई है कि एक तरीके से डाउटफुल है कि फंडिंग मॉडल जो अभी चल रहा है यहां पर क्या ये काम करेगा, क्या ये वर्केबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि ड्यूरिंग पेंडेमिक यहां पर खस्ता हालत और हो गई है। क्यों यहां पर प्राइवेट वाला अपना झक मारेगा, क्यों प्राइवेट वाला इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको लगेगा यार रिटर्न नहीं आने वाला है, तुम्हारी मेहनत की कमाई जो है वो बर्बाद जाने वाली है। अगर कॉमन सेंस, यहां पर इंटरेस्टिंग बात बोली गई है कि इतनी तो कॉमन सेंस है, अगर आप लोग कॉमन सेंस अगर रख पाएंगे तो इतना तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कभी भी बेसिक रिसर्च में फोकस नहीं करेगा। यानी कि प्राइवेट सेक्टर ये फोकस नहीं करेगा कि भैया मैं आकर यहां पर ढांचा बनाऊंगा। प्राइवेट सेक्टर तो ये बोलेगा ढांचा बनाया दो, मुझे तो डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए। प्राइवेट सेक्टर थोड़ी ना बोलेगा आप लोगों को कि मेट्रो बनानी है, मैं उसमें पैसा खर्च करूंगा, फिर मेट्रो चलेगी तो वहां से पैसा कमाऊंगा। नहीं, वो तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग यहां पर बनी बनाई मेट्रो दो तो मैं इसको मेंटेन रख पाऊंगा, और खर्चा आप लोगों को करना पड़ेगा, मैं खर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इतने लंबे समय तक मैं क्यों इसके ऊपर डिपेंडेंट रहूं। तो मैक्सिमम ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन हमारी कंट्री तो दूर की बात छोड़ दीजिए, यूएसए के अंदर भी जो बेसिक साइंस है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया गया था, प्राइवेट सेक्टर ने नहीं। तो जब यूएसए जिसको इतनी बड़ी आप लोग इकोनॉमी पावर आज के में बोलते हो, जब वहां पर अगर आप लोग एनालिसिस करो, चाणक्य ने बोला है ना, चाणक्य साहब ने कि दूसरों की गलतियों से सीखो, तो आप लोग क्यों गलती कर रहे हो भाई साहब? जब ऑलरेडी आप लोग के सामने मॉडल है तो उसको सीखो और आगे बढ़ो। तो यहां पर गवर्नमेंट जो है वो यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती है इसके फील्ड में, पर लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि आगे इन्वेस्टमेंट करेगा और तब वो वेट करेगा उसको तब प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो कोई महादानवीर ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक साइंस के ऊपर यहां पर जो हमारी कंट्री सफर कर रही है, यहां पर सबसे बड़ी चीज है फंडिंग, क्योंकि उनको प्रॉपर वे में फंडिंग नहीं मिल पा रही है और ऐसी की ऐसी चीजें धरी की धरी रह जा रही हैं।
इवन इनकी तो बात छोड़िए भाई साहब, हमारी कंट्री में जो आईआईटी है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिनको आप लोग बोलते हैं, जहां सबकी इच्छा होती है मैं भी यहां से पढ़ूं, उसके अंदर अगर बात करें तो बेसिक जो फंड की पॉसिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि फंड की कमी देखने को मिलेगी, वो भी अपनी बेसिक जो लेबोरेटरी है ना उसको रन नहीं कर पा रहे हैं पैसे की कमी की वजह से। ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये अभी इससे भी बुरी दर्दनाक जो एक तरीके से कंडीशन है वो तो ये है 2019 में अगर आप लोग बात करिए, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि 2400 के करीब जो स्टूडेंट है वो ड्रॉप आउट हो गए भाई साहब, जो 23 आईआईटी आप लोगों ने खड़े कर दिए ना, इनमें से पास्ट 2 साल में। इससे समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में खासकर ये कौन से बच्चे थे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से लेकर आते थे, यानी कि ऑलरेडी आप लोग के जो आईआईटीज है ना उनमें फंड की वजह से खस्ता हालत चल रही है और काफी लार्ज स्केल पर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। कई सारे बच्चे तो सुसाइड कर रहे हैं, वहां पर ये कंडीशन आज के डेट में आ चुकी है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तक देखने को मिल रहा है आप लोगों के अंदर, यहां पर ऐसी भी टेंडेंसी यहां पर बोली गई है, यानी कि वन ऑफ द रीजन जो सुसाइड की जा रही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तक देखने को मिल रहा है। तो पहले तो ये डिस्क्रिमिनेशन टैकल करो, जेंडर के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जियोग्राफी के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर। इसी के बाद में कई सारे डिसेबल पर्सन रहते हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो इनइक्वालिटी तो ऑलरेडी आप लोग यहां से जो हाई प्रोफाइल जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी आप लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोगों ने बोला तो है कि वुमेन और जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनको यहां पर आप लोग काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दोगे इनके अंदर, पर लेकिन उसके लिए आप लोग करने वाले क्या है उसके बारे में तो आप लोगों ने कुछ ढंग से बताया नहीं। उसके आप तो बिल्कुल आप लोगों ने चुप्पी साध ली, उसके बाद में तो आप लोगों ने बिल्कुल जो है मोनी बाबा बन गए, तो उसके बारे में कौन बात करेगा। और ये काफी इंटरेस्टिंग बात यहां पर बोली गई है, बोला जा रहा है कि आप लोगों को माहौल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई साहब कंट्री के अंदर। जो स्यूडो साइंस है ना, छद्म विज्ञान जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको आप लोग ज्यादा फोकस दे रहे हो कि ऐसा होता था पास्ट में, ऐसा होगा हमारी कंट्री में, पास्ट में ऐसा होता था, ऐसा कर लेंगे। वो चीजों से आप लोगों को निकलना पड़ेगा। हमारी कंट्री में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया और उसके लिए एग्जाम भी करवा दिया नेशनल लेवल पर, ताकि आप लोग जो काउ साइंस है उसको समझ सकें। इन सब चीजों के ऊपर जो आप लोग इतना फोकस दे रहे हो, इसका आधा भी फोकस अगर प्रॉपर साइंस के ऊपर आप लोग देकर चलोगे तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। क्योंकि जिस लेवल पर आप लोग यहां पर काउ साइंस में लगे रहना और लोग यहां पर आगे चलकर ऐसे ऐसे काम कर निकल जाएंगे, आप लोग सोचते रह जाओगे कि ये क्या चल रहा है, हम लोग पीछे कैसे रह गए। एक टाइम ऐसा था हमारी कंट्री में से भी जो आप लोग को देखने को मिलेगा नोबेल प्राइज विनर निकला करते थे, पर लेकिन अब देखिए क्या कंडीशन बन गई है। साइंस के फील्ड में हमारी कंट्री में कहां है नोबेल प्राइज। तो ये सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्यूडो साइंस पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। ट्रेडिशनल साइंस को ये गलत चीज नहीं है, आप लोगों को फोकस देना चाहिए। पर लेकिन इतना भी क्या भाई साहब कि आप लोग सारी चीजें छोड़कर ये बता रहे हैं कि गाय के गोबर से ऐसी चिप बनाई जा रही है कि आप लोग उसको लगा दोगे तो ये चीजों का इंपैक्ट, मोबाइल का इंपैक्ट जो पढ़ना कम हो जाएगा। क्या ये रियलिटी में साइंटिफिक चीजें हैं जो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए? वो बच्चे के माइंड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या वो बच्चा आगे चलकर जब ग्लोबल लेवल का कंपटीशन सामने आएगा वहां पर टिक पाएगा? क्वालिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी आप लोग कैसा देना चाह रहे हैं वो सोचिए तो सही एक बार। प्रायोरिटी क्या है आप लोग वो देखिए तो सही एक बार। कल्चर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डायमेंशन है उसको समझने की कोशिश तो कीजिए। तो बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की कुछ आर्म्स है, यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है यहां पर जिस तरीके से ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, और इसमें साइंस ढूंढ रही है। इतना टाइम अगर कहीं और आप लोग लगा लेते तो ज्यादा प्रोडक्टिव आप लोग काम कर पाते। तो ये यहां पर राइटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा प्रोडक्टिव वे में, और एक तरीके से वो नहीं कहते कि हाँ एक प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सोचो तो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से लेकर चलोगे। जिस लेवल पर ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन चल रहा है साइंस के फील्ड में, आप लोग फिर कॉपी पेस्ट करते ही रह जाओगे, क्योंकि काम जो है वो कोई और करके निकल जाएगा। तो बात की जा रही है कि एक स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए रिसर्च एजुकेशन के अंदर। इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा आप लोगों को करना पड़ेगा, और अभी टाइम नहीं है। अगर अब भी आप लोग इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करते रहोगे ना तो आगे सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि हम लोग कहां छूट गए हैं। तो यहां से बचना है तो आंखें खोल लो, अभी देर नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद में देर हो गई तो फिर आप लोग अपने आप को थाम नहीं पाओगे, थामेगा भी कोई और ही आकर। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो आर्टिकल काफी मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा यार। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। मुझे तो काफी अच्छा लगा जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है चीजों को, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में बजट प्रस्तुत किया जाना है, तो ये जो बजट प्रस्तुत किया जाना है उसके बारे में बातें बताई जाएंगी कि भैया जॉब क्रिएट कर लो, पब्लिक सर्विस को प्रोविजन को बढ़ा लो, फाइनेंस मिनिस्टर को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। पर फाइनेंस मिनिस्टर बजट में करेंगे वही जो उनको अच्छा लगेगा, वो आप लोग की नहीं सुनने वाले हैं। तो यही बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमी को रिकवर करना है, उनको भी पता है रिकवर करना है, क्योंकि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खस्ता है इस चीज को लेकर। तो कहने का मतलब यह घुमा फिराकर कि ये जो बजट से पहले जो आर्टिकल आप लोग के आते हैं उनको आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सजेशन देते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। 2 दिन बाद पता ही चल जाएगा उन्होंने क्या किया है, वो पढ़ लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये है यहां पर ये एक जो आर्टिकल यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है
तो ये आर्टिकल है फॉर्म वायलेंस के बारे में, जो अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, यानी कि जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाल किले पर जो जो चीजें देखने को मिली उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो राइटर एक मिड पाथ चूज करने की बात कर रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि जो भी आज के डेट में सोसाइटी में जो माइंडलेस वायलेंस देखने को मिला, जो कैओस देखने को मिला, वो काफी घिनौना था, खासकर जो रिपब्लिक डे के दिन हमारी कंट्री में जो सिचुएशन देखने को मिली। यहां पर बोला जा रहा है जो लीडर हैं, एजिटेटर जो एजिटेशन कर रहे थे, उनके जो लीडर हैं उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और जो दिल्ली पुलिस है उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों को मिलकर ही यहां पर ये ऐसी सिचुएशन जो खराब हुई उसको रोकना था। यहां पर जो भी कंडीशन हुई और जिसके द्वारा की गई, चाहे कोई इंडिविजुअल है चाहे कोई ग्रुप है, अब यहां पर उसको पकड़कर उसको ढंग से उसको पकड़कर होने कहते हैं पकड़कर ढंग से ठुकाई करो जिसने भी हरकतें की है, ताकि ऐसी कंडीशन फ्यूचर में देखने को न मिले। जो फार्मर है उनके द्वारा सस्पेंड कर देना चाहिए जो इस तरीके का एजिटेशन चल रहा है, और बात करने की कोशिश करनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सस्पेंड कर देना चाहिए अभी जो लॉज हैं, और मिलकर बात करने की कोशिश करनी चाहिए और यहां पर सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो दोनों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, इसी में देश की भलाई, फालतू की चीजों में कुछ नहीं रखा है। तो इसके चलते जो एक तरीके से अफेक्टेड रीजन है सोसाइटी का, जिसके मन में डर है इन लोगों की वजह से, उनको भी गवर्नमेंट को आगे लेकर आना चाहिए और मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इवन जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनसे बात भी नहीं की थी लॉ बनाते हुए, जो राज्य है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था लॉ बनाते हुए, उनको भी बात करनी चाहिए, मिलकर सब सॉल्यूशन निकालेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर पाएगी और ऐसी जो दुर्घटना चल रही है ये ऐसे ही बढ़ती रह जाएंगी। तो ये बातें समझाने की कोशिश की गई है, और इसी से रिलेटेड यहां पर ये कार्टून था। यहां पर किसान तो अपना हल लेकर चल रहे थे, पर लेकिन पीछे ये वायलेंस करके कौन चला गया इसके बारे में कुछ नहीं पता है। आम आदमी पार्टी कह बोल रही है, बीजेपी ने कहा है, बीजेपी बोल रही है, आम आदमी पार्टी ने कहा है, कांग्रेस बोल रही है, इन दोनों ने किया है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रही है, पर लेकिन ब्लेम गेम से रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब ये चेक करो कि किसके द्वारा किया गया और किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको रोकने की। तो ये आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो ये था बेसिक मुद्दा। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। ये दो बजट के बारे में थे, यहां पर ये साइंस के बारे में आर्टिकल था, ये कोविड-19 और उसकी दवाई के बारे में बात करें, जो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सारी बातें यहां पर की जा रही हैं। और ये किसानों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर ये चीजें चल रही हैं, उसको जो मैंने अभी डिस्कस किया, और ये इनइक्वालिटी के बारे में बातें कर रहे हैं। ये था यहां पर कार्टून। अब ये है आप लोगों के सामने डेटा पॉइंट, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। डेटा पॉइंट में क्या क्या बातें की जा रही हैं कि ड्यूरिंग जो फार्मर प्रोटेस्ट है 26 जनवरी इंटरनेट वगैरह सस्पेंड किया गया, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर खासकर जो सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर और जो टिकरी, ये 3 बॉर्डर यहां पर रखे गए थे। तो यहां पर इनको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्या क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है लास्ट 5 ईयर में, किस तरीके की सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें पोस्ट 2014 फर्स्ट जो मंथ था 2021 में, अगर बात करें यहां पर जो अगर बात करें शटडाउन जिस तरीके से चल रहा है, जो सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है, उसके चलते जो माहौल देखने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ जो इंटरनेट शटडाउन रहे उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ह्यूज शटडाउन देखने को मिला था यहां पर। कहां पर ये आप लोग देखते हैं, ये लगभग 134 के करीब यहां पर इंसिडेंट शटडाउन के निकल कर आए, और अभी यहां पर स्टार्टिंग में यहां पर 2021 में भी शटडाउन के केसेस सामने निकल कर आने लगे। मोस्ट इफेक्टेड रीजन शटडाउन कहां पर रहा? जम्मू कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है एग्जाम में। सबसे ज्यादा शटडाउन हमारी कंट्री में कहां देखने को मिला? जम्मू कश्मीर में। दूसरे नंबर पर राजस्थान में, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में, चौथे नंबर पर हरियाणा में, पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र में, छठे नंबर पर बिहार में और सातवें नंबर पर दिल्ली में। तो यानी कि ये जो है, और टॉप जो राज्य है वो है नागालैंड, अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। स्लो स्पीड इंटरनेट कहां देखने को मिली? तो इसके चलते आप लोग देखते हैं स्लो स्पीड थी कहां पर, ये भी कई जगह आप लोगों को देखने को मिली, से जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, केरला, बिहार। तो ये भी है। मोस्ट शटडाउन इन द वर्ल्ड कहां देखने को मिला? अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में देखने को मिला, और शटडाउन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखने को मिला कहां पर? ये था वेनेजुएला में। तो यहां से समझ सकते हैं हमारी कंट्री में जो देखने को मिला वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था। 56% जो ओकर रहा है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक साइड में है और हमारी कंट्री एक साइड में है जब शटडाउन के बारे में बात करते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यही चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसके बारे में? ये बात की जा रही है यहां पर तमिलनाडु के बारे में। वीके शशिकला ये यहां पर अभी छुटकर जेल से आ रही हैं। तो एक नया माहौल आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा, किस तरीके से काम चलेगा, क्योंकि ये जयललिता जो थी जिनकी डेथ हो गई थी 2016 में, उनसे रिलेटेड है यहां पर, ये उनके साथ मिलकर काम करती थी। तो जो हमारी कंट्री में साउथ इंडिया का जो राज्य है, खासकर इसके बारे में आप लोग बात करिए यहां पर तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु यहां पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला को टच करने वाला राज्य है। यहां पर इसके अंदर अभी इलेक्शन की बात की जाए तो काफी लार्ज स्केल पर चीजें चल रही हैं। तो यहां पर लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18, और वैसे एक यूनिक एमरिकल जो यहां पर 234 सीट के साथ में लेजिस्लेचर है, जो कि याद रखते हैं। अभी यहां पर इड्डापट्टी के पलीना स्वामी यहां पर AIADMK के यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, और ओ पनीर सेल्वम जो है यहां पर, वो यहां पर डिप्टी CM है। कौन कौन है ये? ये वही है जब यहां पर जयललिता जी की डेथ हुई, जो भिड़ गए थे आपस में,
कि सीएम मैं बनूंगा, सीएम मैं बनूंगा। तो पहले तो बोला गया था इनके द्वारा वीके शशिकला के द्वारा सीएम मैं बनूंगा, पर ये जेल में चली गई। इनके जो यहां पर ये भतीजे हैं, इनके द्वारा फायदा उठाने की कोशिश की गई टी दिनाकरण के द्वारा, इनका पत्ता कट गया। अब दो ये आए, फिर इन्होंने मिलकर आपस में सुलह कर ली। अब ये सीएम है और ये डिप्टी सीएम है, ये यहां पर गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। यहां पर अभी रिसेंटली क्या किया गया है, यहां पर ये फिनिक्स करके यहां पर एक थीम बेस मेमोरियल बनाया गया है फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थी जयललिता, उनसे रिलेटेड। ये क्या है यहां पर, ये ऐसा आप लोग देखते हैं, यहां पर पिक्चर ऐसी देखने को मिलेगी, या फिर ये भी पिक्चर आप लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो यहां पर लिखा गया है। बोला गया कि यहां पर ये एंशिएंट जो इजिप्ट है या फिर जो ग्रीक या फिर रोमन जो मैथोलॉजी है उसमें अगर आप लोग जाकर देखोगे तो जो फिनिक्स है यहां पर ये एक तरीके से लॉन्ग लिव्ड बर्ड है, जो कि क्रिटिकली बोला जाता है कि रीजनरेट, ये साइकिली रीजनरेट होती है, यानी कि फिर से बोर्न होती है। यानी कि जयललिता जी को बोला गया कि फिर से पैदा होगी कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी, और खासकर ये अपने पूर्वज से, ये एक तरीके से अपने पूर्वज की राख से निकल कर आते हैं, ऐसा बोला जाता है। यहां से इस देखा ना कि आग लगी हुई उससे निकल कर आ रहे हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये चेन्नई के अंदर में, तो ये जयललिता जी से रिलेटेड यहां पर ये एक मेमोरियल बनाया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। बाकी इंजॉयमेंट करने का टाइम आ गया, सिनेमा भी आप लोग के ओपन हो गए और इसी के साथ में आप लोगों के लिए स्विमिंग पूल वगैरह भी ओपन कर दिए गए। तो अब यहां पर आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी कुछ बातें हैं जो कि आप लोग को आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी रीजन से एंजॉय किया तो जरूर बताइएगा, अगर एंजॉय नहीं किया तो वो भी बताइएगा। लेक्चर को लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, आप लोगों के हाथ में बटन है, दबा सकते हैं जो भी सूटेबल लगे। बिग बॉस की चेयर पर आप लोग बैठे हुए हैं, बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना लेक्चर को, जाके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।